दुलाई वाली बंग महिला राजेंद्र वाला घोष। बंग महिला प्रकाशन 1907 ईस्वी। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदोलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मेली सी तौलिया से लिपटी हुई भींगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबियाँ और सुंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदोलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे मकान से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवगत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता चली गई और कुछ देर में एक नवीन स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो हम लोग को तो आज ही जाना होगा। इस बात से सुनकर स्त्री को आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज की नवल किशोर कलकत्ते में आ रहे हैं। आड़े से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं, जो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इशारा किया है। हम सब लोग मुगल सराय के साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिली। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है? कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है। नवल जो चाहे करवाए। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाकों दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी इठारा में अच्छी लगती है। उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौके पे बैठी पुड़िया काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, एक बुआ, एक बुआ, ए बुआ, ए बुआ, देखा तुम्हारी बहू पुड़िया खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर सी गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वह बोली, खाने दो, खाने पहनने के लिए तो आई ही है। पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूरी क्यों खाने लगी। इतना कहकर वंशी घर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही ज्ञान की देई की आंखें भर आई और अषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। दो बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा करने आए हैं। ससुराल में एक साले, साली और सास के सिवा और कोई नहीं है।
नवल किशोर उनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में नाते से मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन बंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की को विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देई भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं थी कि 2-2 4-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छुक्के को कौन पूछे। एक कहारानी है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं। वह हर घड़ी बिछौनों से बातें करते हैं। 30 पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो उतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे प्राय पुरुषों के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पाल की गाड़ी ही लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वालों ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंशीधर ने मन में कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देई बड़ी विकलता से रोती हुई पक्के पर जा बैठी। पर इस स्थिर संसार में स्थिरता कहाँ। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरोल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंशीधर की नज़र अपने धोती पर पड़ी और अरे, एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता सा उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज भूल आए। नहीं, एक देसी धोती पहन कर आना था, सो भूलकर बिलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वह बंगालियों से भी बढ़ गया है। देखेंगे तो 4 सुनाए बिना न रहेंगे, और बात भी ठीक है। नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपये की बराबरी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगी, सही रहेगा तो देश ही में। जानकी जरा भौं टेढ़ी करके बोली, ओह, धोती तो धोती, पहनने से काम क्या यह बुरी है। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए। पुल के उस पार तो डियो दर्जे का टिकट मिलता है। बंशीधर फिर कर बोले, अगर डियो दर्जे ही का टिकट लूँ तो। इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंशीधर आगे बढ़े। यथासमय रेल पर बैठकर बंशीधर राजघाट पार करके मुगलसराय पहुंचे। वहां पर पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म की इस ओर से उस ओर छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा।
मुसाफिर अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंशीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंशीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तेहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिचला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसे चिट्ठी लिखी और आप न आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जानकी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ड्योढ़े का था, पर ड्योढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे ही दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंशीधर बैठे थे, उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10 ही 12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या क्या अगर बगर सोचते सोचते गाड़ी की स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। तीसरा पाठ। मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंशीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोमचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूरियां और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ ले, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती है। वह रेल पर खाना नहीं पसंद करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वह चाहते तो वे इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए कौन बखेरा करे। बंशीधर अपने कमरे में बैठा तो 2-1 मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वाले में से एक उत्तर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे ही दर्जे के योगी ही जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंशीधर ही थे। उनके कमरे में पास वाली जगह में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंशीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचक चाकर थोड़ा सा मुंह खोला, जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी, वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसकी किसी की क्या परवाह, अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बाहर ही देखते रही, फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। एक जो उनके पास ही थी, कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही आइलेन हो, देखो हो रोवल करथईन। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठा होई। पहली, दूरी वड़ही ई जनानी गाड़ी थोड़े हैं। दूसरी,
तऊ हो भलू तो कहू, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा, मिर्जेपुरा पूरा चढ़ी हऊ न। इसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन न सकी। तब पहली बोली, हट हम मुछिला न, हम कहाँ कहाँ उतरबू हो, आए इलाहाबास। दूसरी, इलाहाबास कौन गांव की गोइयाँ। पहली, अरे नाही जनले पोयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। दूसरी, भला प्याग जी काहे न जानित, ले कहिए के नाही, तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी हैं, ऐसे हो सोमवारी। और गहन दक्का दक्का लग रहा तौन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहली, आवे जाए के तो सब औरतें जात बटेल बाटेन, फून यह शायद तो बिचारो विपत में न परल बाटिन। हे हम पंचा हुई राजघाट टिकस कटुली, मंगल के सराय उतर ली, होदे पुनः चदली। दूसरी, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली औरो मेरे संगे रही, द कोने टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से की जुड़तई गरिया खुली। अब भैया ऊ गरा फार फार नरियाए, ए साहब गुड़िया खड़ी कर, ए साहब गरिया नंतनी खड़ी कर। भला गरिया दहिनाती काहे के खड़ी हो। पहली, ऊ मेहररुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलवों कहूँ खड़ी होला। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी, एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बों बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुखद प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बाय द नाही है, साहेबाबा सुनी तो कलकत्ते ताई ले मुसलिया ले, अरे यों तो नाही की दूर से आवत रहलेन, फरागत के बदे उतरलेन। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो न की है गोइया। तीसरी, हम देख रहली हो, मजेक टोपी दिहले रहलेन को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर ऊब उठे। तब उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां हैं जो ऐसा ही है। दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनका अकेले छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगी। बंसीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक्य धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही, नाही भैया हम पंचे कहिए, केहू से कुछ कही, अरे एक के एक करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान गथा होने लगी। कोई कोई उस बिचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं आपसे नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे, सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछली सीट में केवल एक स्त्री, जो फ्रांसीसी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी।
कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगे कि यह बात है, यह क्या बात है। देखने में तो यह भले घर की मासूम लगती है, मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार से कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई न आया तो क्या करूँगा। जो गाड़ी नैनी से छूट गई। अब उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। ई भैया, जो केहू बिन टिकस के आवत होए तो ओकार का सजय होला। अरे ओका ही नहीं चाहत रह कि मेहरारू के तो बैठा तिह लेन अरर अपुता तनो टिकस लेई के चल दिलेन। किसी किसी आदमी ने यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर उसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा कि बाबूजी, कुछ हमरो साझा। उसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना न उतर रहता। 4 बंसीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा, उनको भी अपने संग उतार लो। फिर इस बुढ़िया को उसी स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेरे में पड़े हो। पर बंसीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते ही बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। स्टेशन मास्टर ने पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया। अब तो बंसीधर के बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेरा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे यह सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगी। कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकलने की एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में आपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसा हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वे लोग गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी है। तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, ये तो कहो, तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं तो मैं कलकत्ते से, बल्कि मुगलसराय से तुम्हारे साथ चला रहा हूँ। तुम जब मुगलसराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं ड्योढ़ दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारे तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में तुम पेट के धंधे में लगे थे। मैं तुम्हारे पास से निकल गया, फिर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा। सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख लो। करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा, अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुन बंसीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे गुणगान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत ही तंग हुई। उसे तो तुमने नहा रुलाया, वह बहुत ही डर गई। नहीं जी, डर किस बात का था।
हम तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतला कर देता तो बखेरा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था, 4 हाथ की धुलाई की बिसात की कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम जाने क्या, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें दया ना आवे। खैर दोनों मित्र अपने अपने घरवाली को ले राजी खुशी वह घर पहुँचे और मुझे भी उनकी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली।